Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Please give me a yes if you can hear me. Great, good. Okay, once again, good evening to you all and a very warm welcome on this first session of Java SE, popularly called as Core Java. Right? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको आज एजेंडास बता दूं, आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें आज के लेक्चर से आप गेन करके जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस कोर्स के लिए आप एनरोल हुए हैं उस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं. राइट, द सेशन विल स्टार्ट विद द प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग जावा. मतलब अगर आप जावा सीख रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो जावा से पहले आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आना चाहिए. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप बात करेंगे प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी क्या है. छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन होगा जो आपको रिकॉल करवाएगा कि प्रोग्रामिंग क्यों करी जाती है. आई थिंक सभी को पता है, बट फिर भी एक हल्का सा रिव्यू अपन लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज जावा. राइट, क्योंकि आज आप पहली बार इस बात को भी शायद सीख के जाएंगे कि अगर कोई कहता है व्हाट इज जावा और आप उसको ही बोलते हैं जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जावा के पोटेंशियल को, जावा की पावर को बहुत कम कर रहे हैं. सीसी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा, आज लेक्चर जब खत्म होगा तब आप समझेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, बट उससे कहीं आगे कुछ और भी है. जावा को एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बुलाया जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना आप जावा की पावर्स को बहुत कम आंक रहे हैं. तो आज हम जावा की बहुत अच्छी प्रोफेशनल टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ेंगे. इसके बाद जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को देती है, जो जावा की बैकबोन है, जो जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है. ऐसे तो जावा में ढेर सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर में, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा. एंड फाइनली जावा कहां स्टैंड करती है, एंड एट द एंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस कोर्स की आउटलाइन, कोर्स का शेड्यूल क्या होगा, कंटेंट्स क्या कवर होंगे, किस तरीके से कोर्स हमारा प्रोग्रेस होगा. Okay, so shall I start the session? If everyone is okay with this, shall I start the session? Great. Right? तो सबसे पहले शुरू करते हैं जावा पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं. क्या चाहिए आपको अगर आपको जावा सीखनी है, अगर आपको जावा पढ़नी है. तो गौर कीजिएगा, मैं ये कोर्स कंडक्ट ये मानते हुए कर रहा हूं कि आप किसी भी XYZ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के बेसिक से फेमिलियर हैं. आई रिपीट, मैं ये मानकर ये कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेसिक्स पे फेमिलियर हैं. मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको कोई एक्सपर्टीज है, आपने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करी होगी, नहीं. बट मैं इतना मान रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो कम से कम आप ये ना बोलें हिंदी और इंग्लिश होती हैं. इस लेवल पे आप ना हो. अगर कोई आपसे पूछे लैंग्वेजेस क्या होती हैं और आप उसे समझा पाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आते हैं, तो आप आराम से इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं. इवन अगर आप C++ कर रहे हैं, अभी आपकी C++ जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो भी आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं. बस ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो, आप इसके पहले किसी ना किसी लैंग्वेज में बेसिक्स जानते हो, और वो लैंग्वेज कोई भी हो चलेगा. बट मैं प्रेफर करूंगा आप C++ के बेसिक्स जानते हो, क्योंकि आप देखेंगे जावा खुद डेवलप करी गई है यूजिंग C एंड C++ लैंग्वेजेस. जावा का जो कंपाइलर है वो C में और कुछ साल बाद C++ में रीडिजाइन करा गया था. तो आज मार्केट में जो आप जावा यूज करते हैं, इट्स इंटरनली एक्चुअली डेवलप्ड यूजिंग लैंग्वेजेस C एंड C++. तो आप देखेंगे जावा का 75 to 80% सिंटेक्स आपको C++ से मैच होता हुआ दिखेगा. और अगर आप C जानते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप जावा पढ़ेंगे. तो C++ में भी अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, और ज्यादा परेशान मत होइएगा. अगर आपको लग रहा है नहीं पता हो तो आपके लिए हम रिफ्रेशर भी अरेंज करेंगे. एक क्विक रिफ्रेशर आपके लिए अरेंज होगा ताकि आप उतना सीख जाएं कि आप जावा को कोप अप कर पाएं. क्योंकि इत्मीनान रखिएगा, जावा में फर्स्ट प्रोग्राम आने में अभी कम से कम 3 दिन लगेंगे. 3 दिन क्यों लगेंगे? क्योंकि 3 दिन में जावा की प्रॉपर्टी समझी जाएंगी, जावा का इंस्टॉलेशन आएगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, वर्जन्स कैसे हैं जावा के, मार्केट प्रोस्पेक्ट क्या है जावा के, ये सब एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा. इसको कर लेते लेते 2-3 दिन लग जाएंगे. उतने में आपको हम रिफ्रेशर दे सकते हैं अगर आपको C++ में या ऊप्स में किसी भी तरह का रिफ्रेशर चाहिए. तो कैन आई स्टार्ट द सेशन? C++ के बेसिक्स से सब फेमिलियर हैं?
गिव मी अ यस अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो। फाइन, वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं उसी बेसिक सवाल से जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामर कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है, और वो है हम कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्या रीजन है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें? तो आई थिंक सबको पता होगा जितनों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं कि कंप्यूटर्स या डिजिटल मशीन्स को 0 और 1 के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी भी मशीन को अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने तरीके से उस मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको मशीन को देने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में दें। आपके लिए बेटर होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस उस भाषा में दें जो आपको आती है। कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं आती, आपको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, तो आपके और कंप्यूटर के बीच में कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, और वो मीडियम होती हैं दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कभी भी लाइफ में कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं, इट इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स और बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या? तो कभी आप विकी पे जाके काउंट करिएगा, कभी आप विकीपीडिया पे जाके काउंट करिएगा, आपको 900 से ज्यादा लैंग्वेजेस मिलेंगी। ये 900 की भी काउंटिंग में आपको 1-1.5 महीने पुरानी दिखा रहा हूं। इस 1-1.5 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और लैंग्वेजेस इस लिस्ट में आकर जुड़ गई होंगी। अब सवाल आता है जब इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर हैं तो इतनी लैंग्वेजेस बनाई क्यों गई हैं? क्या एम होता है किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने का? तो याद रखिएगा 99% लैंग्वेजेस मार्केट में किसी न किसी एम, किसी न किसी रीजन के कारण बनाई जाती हैं। कुछ होता है जो इन लैंग्वेजेस के पहले या तो पॉसिबल नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है, और ये लैंग्वेजेस उन चीजों को आकर कर देती हैं आसान। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं 30-40 साल पहले। तो आपने सुना होगा 1972 में दुनिया की एक बेहद पॉपुलर लैंग्वेज लॉन्च हुई जिस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप मुझे बताएं अगर आप सी के बेसिक्स जानते हैं तो क्या सी दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या सी दुनिया में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लॉन्च हुई थी? नहीं, सी दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे फोरट्रैन लैंग्वेज को करा गया था लॉन्च। तो फिर क्या जरूरत पड़ी सी लैंग्वेज के बनने की? तो उसका रीजन ये था सी को प्राइमरीली बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। जब सी नहीं थी तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते वक्त उनके डेवलपर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आप जानते हैं किसने बनाया यूनिक्स? डू यू नो यूनिक्स के डेवलपर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिस्टर केन थॉमसन। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं। और मिस्टर केन थॉमसन को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के वक्त काफी मुश्किलें, काफी प्रॉब्लम्स गई। तो सोचा गया एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ा इजी तरीके से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की कोडिंग करने दे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस इंसान ने सी बनाई, आई थिंक सभी जानते होंगे, उन्हें तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ आईटी इंडस्ट्री में बुलाया जाता है, मिस्टर डेनिस रिची। इस पर्टिकुलर बंदे ने सी लैंग्वेज को डिजाइन करा, और इन्होंने सी लैंग्वेज इसीलिए बनाई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीजें इजी वे में, ज्यादा स्मार्ट तरीके से, ज्यादा जल्दी डेवलप की जा सकें। तो सी का प्राइमरी एम मार्केट में आने का था कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेटर तरीके से बनाए जा सकें। बट जैसा आप जानते हैं सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम फंक्शंस में ब्रेक होता है, प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड होता है, और जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाता है सी के लिए उसे संभालना, सी के प्रोग्रामर के लिए उस प्रोग्राम को समझना, इंटरप्रेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बात 1980s में लोगों को समझ में आई। जब 80s का एरा आया तो सी की सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम को और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ना मैनेज कर पाने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप करी गई सी की सक्सेसर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम लोगों ने रखा C++। आई थिंक सभी जानते होंगे C++ सी को इनहेरिट करके बनाई गई है। C++ ने सी के उन ड्रॉबैक्स को दूर करा। सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और C++ कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करती है? प्लीज टाइप योर रेस्पॉन्सेज इन द चैट विंडो। C++ वेरी गुड, फॉलो करती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
सी प्लस प्लस ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। ये सी प्लस प्लस का प्लस पॉइंट है। लेकिन जब सी डबल प्लस मार्केट में आई थी तब भी अगर आप रिकॉल करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सी डबल प्लस लैंग्वेज के अंदर डेवलप करे गए थे। एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने कई सारे सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में बनाए। लेकिन तब भी और आज भी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज ही आई है, ये प्रॉब्लम डे वन से है। पर मैं आपको ये प्रॉब्लम आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूं जब हम जावा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जावा प्राइमरीली डिजाइन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई थी। हालांकि जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आप मानेंगे हाँ सर सी प्लस प्लस में दिक्कत तो है, लेकिन एक बार उसे अच्छे से समझना जरूरी है, जावा की पंचलाइन समझने से पहले, जावा की पावर समझने से पहले। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्लाइड में नोट सारे हैं, मैं स्लाइड ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से स्लाइड पढ़ना। लेकिन मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं सी प्लस प्लस के साथ प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमारी जावा लैंग्वेज इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करती है। ठीक है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब ये बताइए, अगर आपने सी में बेसिक्स करे हैं प्रोग्रामिंग के, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि जब आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उस प्रोग्राम को सोर्स कोड का नाम देते हैं। बोलते हैं ना आप ये लाइन? जल्दी बताइए। जब आप सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप यही बोलते हैं ना कि आपने अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड बनाया, राइट? इमेजिन करिए आपने दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो आप सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे add.c। आई होप आपको याद होगा .c इस प्रोग्राम का क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। .c इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन है और ये सी लैंग्वेज में दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बना है। आपने सी पढ़ते वक्त कम से कम 50 बार ये बात सुनी होगी कि जो हमारा सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर्स के समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर्स को 0 और 1 समझ में आता है। इसलिए कोई होना चाहिए जो इस 0 और 1 को, यानी हमारे सोर्स कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट करे। और यहां आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करा गया होगा दुनिया का एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसका नाम आप जानते हैं कंपाइलर होता है। तो आप सबको पता होगा कंपाइलर हमारा सोर्स कोड लेता है और कंपाइलर हमारे सोर्स कोड का, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, बना देता है मशीन कोड। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड का बना देता है मशीन कोड और फिर हमारा मशीन कोड हमारे कंप्यूटर पे यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर हो जाता है रन। बताइए, ये बेसिक सी कहानी आप सबने सुनी है ना? बहुत सुनी होगी आपने प्रोग्रामिंग के दौरान। आप देखिए इस कहानी में क्या चीज जनरली बच्चे या स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं। ना पढ़ाने वाले बताते हैं, ना जानने वालों को इतना पता होता है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। लेकिन अब जानना पड़ेगा आपको जावा में एंटर करने से पहले। अब मैं इस पूरी कहानी का ड्रॉबैक आपको समझाऊं उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मशीन शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन? जब मैं स्टूडेंट से सवाल पूछता हूं तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मशीन मतलब मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप जिसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मशीन शब्द का मतलब कंप्यूटर साइंस की दुनिया में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। दो चीजें जुड़ जाएं तो कंप्यूटर साइंस में वर्ड बनता है मशीन। कौन सी दो चीजें? नंबर 1 आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 आपके कंप्यूटर का सीपीयू। ये दोनों जब मिलते हैं ना, जब इनकी खिचड़ी बनती है ना, तब कंप्यूटर साइंस में वर्ड निकलता है मशीन। इन अदर वर्ड्स, ओएस और सीपीयू के कॉम्बिनेशन को हम लोग वो एनवायरमेंट मानते हैं जहां पर आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। याद कीजिए, अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़े हैं तो आपने सुना होगा आपके प्रोग्राम को कंपाइलर सिर्फ कंपाइल करके छोड़ देता है। कंपाइलर कभी प्रोग्राम को रन नहीं करता। प्रोग्राम को रन करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना सीपीयू का काम होता है, सीपीयू की जिम्मेदारी होती है। ये मानते हैं सब लोग? जल्दी बताइए, इस बात को मानते हैं आप? वेरी गुड, बहुत ध्यान से इस बेसिक को सुनिएगा, आपका जावा का बेस तैयार हो जाएगा आज के दिन ही। फिर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा जावा किस एम के साथ मार्केट में आई है और ऐसा क्या कर दिया जावा ने कि आज भी जावा नंबर 1 और कई जगहों पर टॉप 5 के अंदर गिनी जाती है। कुछ मामलों में जावा नंबर 1 है, कुछ मामलों में जावा टॉप 5 के अंदर है, वो बात की बात है। बट पहले ये तो पढ़ें जावा मार्केट में आई क्यों।
तो मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं आपको, इस मशीन शब्द का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। इसी मशीन को याद रखिएगा, दूसरे शब्दों में प्लेटफॉर्म भी बुलाते हैं। इसी मशीन को याद रखिएगा, तीसरे शब्दों में एनवायरनमेंट भी बुलाते हैं। तो आपने सोचिए, कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए विंडोज प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म वर्ड बोलता है तो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। क्योंकि याद करिए, इन दोनों की जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। कोई भी कोड दुनिया में अगर रन होता है तो वो इन दो चीजों की मदद से होता है। नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, नंबर टू सीपीयू जो इस सॉफ्टवेयर के नीचे बैठा हुआ हार्डवेयर है। बताइए समझ आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मशीन का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में आप आपके प्रोग्राम को रन करते हैं। एक आम इंसान की भाषा में हम बोलते हैं इस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल। अब सुनिए अगली जरूरी बात। आपने ये कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कंप्यूटर्स के मशीन कोड समझ में आता है। जब भी कोई कंप्यूटर कुछ समझता है वो मशीन कोड होता है। सुना है ना आपने ये बात? यस और नो? सुना है। और आपने ये भी सुना होगा कि मशीन कोड 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ये भी आपने सुना होगा, द वर्ड मशीन कोड रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कौन सी बात? हर ऑपरेटिंग सिस्टम का 0 और 1 समझने का तरीका, 0 और 1 समझने का पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। मैं फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह बिल्कुल सच है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर्स 0 और 1 समझते हैं। यह भी सच है इस 0 और 1 को हम लोग मशीन कोड बोलते हैं। लेकिन एक सच और है, दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम पैटर्न पे, सेम तरीके से 0 और 1 को इंटरप्रेट नहीं करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन कोड पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। यह बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपने रियल वर्ल्ड में सुना होगा, दुनिया के अधिकतर देशों में इंग्लिश बोली जाती है। सही बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आप रिकॉल करिए, अलग अलग कंट्रीज में इंग्लिश बोलने का जो लहजा है, जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, जिसे बोलते हैं एक्सेंट, वो बाकी कंट्रीज से अलग होता है। आप मानते हो? इनफैक्ट एक्सेंट ही नहीं, आप ये भी मानते हैं वर्ड्स की स्पेलिंग भी चेंज होती है ना? आप कलर देख लीजिए, कलर की स्पेलिंग COLOUR भी होती है और कलर की स्पेलिंग COLOR भी होती है। दोनों ही इंग्लिश हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपना स्टाइल है वर्ड्स को लिखने और प्रोनाउंस करने का। ऑस्ट्रेलियन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अलग होगा, और हम हिंदुस्तानियों का तो प्रोनाउंसिएशन और अलग होगा इंग्लिश का। यानी आप नोटिस करके देखिए तो दुनिया में कई जगहों पर इंग्लिश बोली जाती है और हर जगह का एक्सेंट दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है। तो जैसे इंग्लिश के बारे में ये सच है, ऐसे मशीन कोड के बारे में भी एक सच बात है कि दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन कोड समझने का पैटर्न दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा मेरी गौर से। ये बताइए, सी में अलग अलग तरीके के कंपाइलर्स होते हैं, टर्बो कंपाइलर, GCC कंपाइलर, सुने आपने ये नाम? है ना? ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं, अगर मेरे कंप्यूटर में टर्बो कंपाइलर है तो क्या ये कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल करता है। लेकिन आप ये भी बोलेंगे, आज से सुनना ध्यान से, आप आज से ये भी बोलना शुरू करेंगे कि टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करता है वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। आई रिपीट, टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। आपको लगेगा सर सर प्रॉब्लम क्या है? अगर टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड विंडोज में समझ में आता है, मैं विंडोज पे ही तो प्रोग्राम चला रहा हूं। आप विंडोज पे प्रोग्राम चला रहे हैं एज अ डेवलपर। अब इमेजिन करिए, कल को आपने ये छोटा सा 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम ना बनाकर कोई अच्छा खासा गेम सी लैंग्वेज में डेवलप करा। आपने ये गेम डेवलप करा टर्बो कंपाइलर पे। आपको याद होगा टर्बो कंपाइलर आपके प्रोग्राम की .exe जनरेट करता है। मशीन कोड को exe बुलाते हैं ना अपन सी लैंग्वेज में, राइट? ये exe विंडोज पे तो बड़े आराम से रन हो जाएगी, बहुत आराम से रन हो जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए, क्या ये exe
दुनिया में किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो पाएगी? अगर आपको शुरुआती 10 मिनट समझ में आए तो आप बताइए, क्या ये EXE लिनक्स के ऊपर रन हो पाएगी? अगर मैं यहां जानूं तो रन होना छोड़िए, ये लिनक्स पे इंस्टॉल भी नहीं हो पाएगी। रन होना दूर की बात, लिनक्स के ऊपर ये .exe फाइल इंस्टॉल तक नहीं होगी। अब यहां भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर मैं लिनक्स पे रन करूंगा ही क्यों, मेरे पास तो विंडोज है ना। आप फिर सोचिए, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, आप जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कस्टमर्स के लिए बनेंगे। और क्या आप ये गारंटी लेंगे कि आप जिस कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आपका हर कस्टमर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है? आप बताइए, दुनिया में हर जगह विंडोज है क्या? नहीं। अगर आप किसी एमएनसी में जाते हैं तो आप नोटिस करिएगा, आपके मैक्सिमम कस्टमर अमेरिकन होंगे। और शायद आप जानते होंगे, अमेरिका में विंडोज से ज्यादा पॉपुलर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अधिकतर लोगों के पास वहां पर मैक आपको मिलेगा। तो अगर आपने टर्बो कंपाइलर के ऊपर अपना प्रोग्राम बनाया और टर्बो कंपाइलर से उसको कंपाइल करके EXE बना ली, बड़े आराम से आपकी EXE विंडोज पे चलेगी। बट ना तो वो लिनक्स पे चलेगी, ना ही वो काम करेगी ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी लोगों के पास कंप्यूटर है सब विंडोज यूज करते हैं, बिल्कुल गलत सोच है। दुनिया में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास लिनक्स है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास मैक है, और ये तो 3 पॉपुलर है जिनके नाम मैं ले रहा हूं। आप मानते हैं इनके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में? आप मानते हो इनके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, राइट? तो जब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका टर्बो कंपाइलर जो कोड जनरेट कर रहा है वो हर ओएस पे चलेगा? नहीं चलेगा, वो चलेगा सिर्फ विंडोज पे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपको सी पढ़ाई है तो मैंने कई बार आपके सामने ये वर्ड बोला है, आपने कहीं और से भी अगर सी पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। बताइए, ये वर्ड सुना है? सी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है? क्योंकि सी के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो आप जैसा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर पाएगा। फिर मैं याद दिला दूं, प्लेटफॉर्म का मतलब भूलिएगा मत, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू का कॉम्बिनेशन। अगर आपको लग रहा है सर सीपीयू का मतलब क्या है, सीपीयू का मतलब आपको याद होगा, इंटेल के सीपीयू होते हैं, एएमडी नाम की एक कंपनी है वो भी सीपीयूज बनाती है। सुना है आपने एएमडी का नाम, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस? आपने ये भी सुना होगा सीपीयू भी 2 तरह के होते हैं, एक 32 बिट आर्किटेक्चर, एक 64 बिट आर्किटेक्चर। सुना है आपने ये? तो जब ये चीजें बदलती हैं कंप्यूटर में तो आपका प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम क्लोजली डिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपका प्रोग्राम क्लोजली डिपेंडेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। इसलिए आप जब भी C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड आपका हो जाता है हमेशा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब आप इमेजिन करिए, कल को आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना स्टार्टअप खोला, तो क्या आप चाहेंगे आपका स्टार्टअप सिर्फ विंडोज के लिए प्रोडक्ट बनाए? आप बताइए, एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेसमैन, क्या आप चाहेंगे कि आप सिर्फ विंडोज के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाकर बेचें? नेवर। आप चाहेंगे आप दुनिया के हर कस्टमर को कवर करें। आप चाहेंगे आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो। तो कैसे पॉसिबल है अगर आप वो सॉफ्टवेयर सी में बनाते हैं? तो फिर करना क्या होगा आपको, आप गेस करिए। फिर आपको ये सेम कोड जीसीसी कंपाइलर पे कंपाइल करना पड़ेगा। सुना है सबने जीसीसी का नाम? सभी लोगों ने जीसीसी का नाम सुना होगा अगर सी में थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग करी है। जीसीसी कंपाइलर से आप इसे कंपाइल करेंगे, वो जो जनरेट करेगा वो मशीन कोड लिनक्स के समझ में आएगा। लेकिन फिर बताइए मैक वालों के लिए क्या होगा? फिर मैक वालों के लिए आपको एक और कंपाइलर अरेंज करना पड़ेगा। मैं बता दूं, उसका नाम है LLVM, राइट? जब ये कंपाइलर आप अरेंज करेंगे तब कहीं जाकर आपका कोड मैक के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाएगा। इसका मतलब सोचिए, एक डेवलपर को अगर सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जाए तो उसे एक सोर्स कोड लिखना पड़ेगा या मल्टीपल सोर्स कोड लिखने पड़ेंगे? जल्दी बताइए। मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, राइट? अगर आपको लग रहा है सर सोर्स कोड मल्टीपल क्यों लिखने पड़ेंगे, कंपाइल मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, लिखना तो एक ही बार पड़ेगा? जी नहीं। अगर आप सी से थोड़ी भी फैमिलियरिटी रखते हैं तो आप मुझे बताइए, टर्बो कंपाइलर और जीसीसी कंपाइलर में कुछ हेडर फाइल्स में फर्क होता है? कुछ ऐसी हेडर फाइल होती है जो टर्बो में है, जीसीसी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल conio.h। डेटा टाइप की साइज में फर्क होता है। आप मानते हो जो इंटीजर 2 बाइट के होते हैं टर्बो में, वो जाकर जीसीसी में बन जाते हैं 4 बाइट के।
इसी को कहते हैं अपन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इसी को कहते हैं अपन कोड का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना। तो आप कभी ट्राई करके देखिए, जो आप टर्बो पे लिख रहे हैं कोड, एज इट इज हमेशा वो कोड जीसीसी पे चले, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको जीसीसी के हिसाब से कोड को करना पड़ेगा एडिट, कोड को करना पड़ेगा चेंज। जो लोग सी प्लस प्लस पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे टर्बो कंपाइलर पे सी प्लस प्लस में .h लगता है हेडर फाइल में, जबकि जीसीसी कंपाइलर में .h हेडर फाइल्स में सी डबल प्लस लैंग्वेज में नहीं लगता है। ये बात आपने पता करी, ये बात आपको मालूम है। तो सोचिए आपका कोड कितना डिपेंड कर गया कंपाइलर पे। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप प्रोग्राम एक नहीं 3 बार बनाएंगे। 3 बार इसलिए क्योंकि 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उसे 3 बार कंपाइल करेंगे, उसके 3 मशीन कोड बनेंगे और फिर आप अलग अलग कस्टमर्स को ये मशीन कोड दे पाएंगे। बताइए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, आपके एफर्ट्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? सोचिए एफर्ट्स आपके बढ़ गए कि नहीं? ये प्रॉब्लम सीसी प्लस प्लस के साथ है, थी भी, है भी और आने वाले दिनों में रहेगी भी। क्योंकि याद करिए मैंने आपसे कहा था सी प्राइमरीली किसके लिए बनी है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है। तो सी को ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है और सी इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज मानी जाती है। आई मेरी बात समझ के नहीं आई? आई। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप और अच्छे से इस डायग्राम को समझ पाएं। देखिए सी लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप इस फिगर को समझिए। कोई अगर पूछता है प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लेटफॉर्म वो एनवायरमेंट होता है जिस एनवायरमेंट में कोई प्रोग्राम रन होता है। और प्रोग्राम को रन हार्ड डिस्क नहीं करती है, प्रोग्राम को रन कीबोर्ड माउस नहीं करते हैं। जो मिनिमम कंपोनेंट प्रोग्राम को रन करते हैं वो बस 2 ही होते हैं। उनमें से एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोनों मिल जाते हैं तो मैथमेटिकली आप बोलिए बन जाता है वर्ड प्लेटफॉर्म। पहला डायग्राम क्लियर हुआ? बताएं। अब याद रहेगा आपको हमेशा ये बात कि सी लैंग्वेज को क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। अब दूसरा डायग्राम देखिए, वो और क्लैरिटी देगा सी के साथ आपको। ठीक है, इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कंप्यूटर्स मैंने रखे हुए, ये जितने भी डब्बे हैं ना, आप इन्हें कंप्यूटर्स मानिए। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए इस समय कितने कंप्यूटर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, जरा गिन के जवाब दीजिए। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय आपके स्क्रीन पे 12 कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अगर आप गिनेंगे ना तो ये 12 मशीन्स हैं, 12 मशीन्स हैं। लेकिन ये बताइए ये कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? क्या मैं मानूं ये 12 प्लेटफॉर्म्स हैं? जवाब दीजिए। क्या मैं कहूं ये 12 प्लेटफॉर्म है? आप बोलेंगे नहीं सर, प्लेटफॉर्म 12 नहीं है, प्लेटफॉर्म ये 4 हैं। प्लेटफॉर्म ये 4 हैं। 4 कैसे हैं? क्योंकि गौर करिए जितने विंडोज 32 बिट हैं वो कंप्यूटर भले ही अलग अलग हो बट वो प्लेटफॉर्म अपने आप में एक है। ऐसे ही जितने मैक हैं वो कंप्यूटर्स अलग अलग हो, मेरा भी मैक है आपका भी मैक है, बट हम दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है। चाहे मेरे पास लिनक्स हो चाहे दुनिया के किसी इंसान के पास लिनक्स हो, हम दोनों का लिनक्स प्लेटफॉर्म सेम है। तो गौर करिए विंडोज 32 बिट एक प्लेटफॉर्म हुआ, विंडोज 64 बिट दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ, लिनक्स तीसरा प्लेटफॉर्म हुआ और मैक चौथा प्लेटफॉर्म हुआ। तो कल को अगर आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको प्रोग्राम के 4 वर्जन बनाने पड़ेंगे। एक वर्जन बनेगा विंडोज 32 बिट के लिए, एक वर्जन बनेगा विंडोज 64 बिट के लिए, एक बनेगा मैक के लिए और एक बनेगा लिनक्स के लिए। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? आई बात समझ में, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं इस समय हमारे सेशन में 100 लोग हैं, इस समय मान लीजिए सेशन में 100 लोग हैं, क्या हम लोगों के पास 100 प्लेटफॉर्म्स होंगे? क्या कहते हैं आप? हम लोगों के पास अगर 100 लैपटॉप हैं तो ये 100 प्लेटफॉर्म्स होंगे? आपका जवाब होगा नहीं। 100 लैपटॉप हो सकते हैं, 100 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, हर एक के पास एक एक कंप्यूटर या लैपटॉप गिना जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के प्लेटफॉर्म सेम होंगे क्योंकि बहुतों के पास विंडोज 64 बिट होगा, बहुतों के पास मैक होगा, बहुतों के पास लिनक्स होगा। तो फिजिकल मशीन अलग होती है, प्लेटफॉर्म अलग होता है। प्लेटफॉर्म में हम मशीन की सिर्फ 2 चीजें देखते हैं, नंबर 1 ओएस एंड नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं, राइट। अब अगला डायग्राम आप देखिए, वो आपको बताएगा सीसी प्लस प्लस के साथ दिक्कत क्या है। आपने सीसी प्लस प्लस में सोर्स कोड लिखा, आपके कंपाइलर ने उस सोर्स कोड को कंपाइल करा, आपके कंपाइलर ने प्रोड्यूस करा मशीन कोड। लेट्स इमेजिन ये जो कंपाइलर हमारे पास है ये टर्बो कंपाइलर है, और जैसा मैंने कहा टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड क्या विंडोज एक्सेप्ट करेगी, हाँ या ना? टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड
क्या विंडोज प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। लेकिन जब यही कोड जाकर लिनक्स पे इंस्टॉल होगा, इतना बड़ा सा क्रॉस आपके सामने आ जाएगा। लिनक्स पहले ही कह देगा, वो आपको इंस्टॉल ही नहीं करने देगा, सीधे मैसेज देकर इस फाइल को कर देगा रिजेक्ट। कारण सिंपल है, लिनक्स का मशीन पैटर्न, मशीन कोड समझने का तरीका इस वाले मशीन कोड से अलग है, क्योंकि ये कंपाइलर तो टीसी है और टीसी लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता है। टीसी को लिनक्स का 0-1 नहीं आता है समझ में। बताइए, हर तरीके से सी का ड्रॉबैक समझ में आया? ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं सी में डेटा टाइप की साइज चेंज क्यों हो जाती है जब कंपाइलर चेंज होता है, हेडर फाइल्स क्यों बदल जाती हैं जब कंपाइलर बदलता है, क्योंकि हर कंपाइलर जो सी में लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके लिखा गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट। अब आते हैं अपन इस पूरी कहानी में जावा की एंट्री करते हैं। ये कहानी मैंने आपको सुनाई 1991 तक की। 1991 तक ऐसे ही काम करते थे लोग। हर प्रोग्रामर बेचारा अपने प्रोग्राम के मल्टीपल वर्जन बनाता था, क्योंकि उसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अपने प्रोग्राम चलाने पड़ते थे। अब जिस कंपनी ने जावा डिजाइन करी, आई थिंक सभी लोगों ने नाम कभी ना कभी सुना होगा। जावा किसने बनाई? जावा बनाई सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी ने। हालांकि आज इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है किसने? ओरेकल ने। तो आज सन तो हट गई है, आज तो जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। लेकिन सन माइक्रोसिस्टम ने सबसे पहले जावा डिजाइन करी और उन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रियलाइज करा। उन्होंने इस बात को समझा कि यार अगर प्रोग्रामर इतने सारे अलग अलग वर्जन बनाता रहेगा तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई हार्डवेयर एनहांसमेंट्स होंगे, कई नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे, कितनी कॉपीज प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की बनाता रहेगा। तो उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जावा को इतनी जबरदस्त लैंग्वेज बनाकर मार्केट में डाला कि अगर आप ये सेम काम जावा पे करते हैं, ये सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप जावा पे करते हैं, तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार। प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रोग्राम का टेक्निकल नाम बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे है। वेरी गुड, सोर्स कोड। तो अगर आप जावा में काम करते हैं तो आपको सोर्स कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कंपाइल करना पड़ेगा सिर्फ एक बार, लेकिन वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर हो जाएगा रन। आपको कभी अपने प्रोग्राम को एडिट नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी अपने प्रोग्राम को रीराइट नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी अपने प्रोग्राम को रिकंपाइल नहीं करना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखा जाएगा एक बार, रन अनगिनत बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप कर लेंगे। और एक बार फिर बताइए, प्लेटफॉर्म मतलब? आज का लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो चैट में टाइप करिए प्लेटफॉर्म मतलब। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू। यानी अगर कोई आपसे कहता है बताना जरा जावा की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है, किस कारण से जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर हुई है, तो आप बोलोगे सर वैसे तो बहुत हैं, बट अगर मैं एक स्ट्रेंथ जावा की बताऊं तो मैं कहूंगा जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो सीसी प्लस प्लस नहीं कर पा रही थी वो जावा ने कर दिया, और हम प्रोग्रामर को इतना बड़ा रिलैक्सेशन मिला कि अब अगर हम कोई गेम बनाते हैं और मेरे पास विंडोज है, मान लीजिए विंडोज में भी विंडोज 7 है, तो मेरा विंडोज 7 पे डेवलप करा गया गेम विंडोज 10 पे भी चलेगा, विंडोज के फ्यूचर वर्जन पे भी चलेगा जो अभी मार्केट में नहीं आए, और लिनक्स मैक सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। मुझे गेम बनाना पड़ेगा एक बार, मुझे गेम कंपाइल करना पड़ेगा एक बार, लेकिन वो रन हो जाएगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑटोमेटिकली। कुछ आया समझ? स्ट्रेंथ समझ में आई जावा की? यस। अब क्योंकि आप भी प्रोग्रामर हैं, है ना, तो दिमाग तो आपका भी चलेगा कि सर ये हो कैसे पाया, कर कैसे दिया जावा ने, ये कैसे जावा अचीव कर पाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सीसी प्लस प्लस अगर नहीं कर पा रही है तो जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई? क्योंकि 0 और 1 तो यहां भी बनते होंगे ना, यहां भी तो मशीन कोड आता होगा। सुनिए ध्यान से, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव कैसे कर पाती है? कौन है वो जादू या मैजिक जावा का जो कोड लिखकर एक बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन करवा देता है? तो प्लीज गौर से सुनिएगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है।
जावा भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है और आज मार्केट में अधिकतर लैंग्वेजेस आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करती हुई दिखेंगी। अधिकतर लैंग्वेजेस आज मार्केट में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनकर काम करती हैं। कॉटलिन नाम सुना है आपने? KOTLIN, कॉटलिन, जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। कॉटलिन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बहुत सारी लैंग्वेज है। पिज्जा नाम सुना है आपने? आपने नॉर्मली सुना होगा पिज्जा खाने वाला डिश। पिज्जा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी है, सर्च करिएगा इंटरनेट पे कभी। और वो पिज्जा लैंग्वेज भी अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत जावा पाइथन जैसी लैंग्वेजेस से हुई है। तो आप समझिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव कैसे कर पाई जावा, क्या करा जावा ने इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगला डायग्राम देखिएगा गौर से। यह है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेजिन करिए, ठीक है। अब इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जावा करते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है जावा अपने साथ सॉफ्टवेयर के तौर पे एक तो लाती है कंपाइलर। सी लैंग्वेज में भी कंपाइलर होता है ना, जब आप सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डालते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, है ना, ऐसे जावा भी जब आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो जावा का भी एक कंपाइलर होता है ना। ध्यान से सुनना, बहुत ही नई चीजें आपको पता लगेंगी अगर आप सिर्फ C++ जानते हैं तो। जावा में जब आप सोर्स कोड लिखते हैं तो ये सोर्स कोड भी जावा के कंपाइलर के पास जाता है। लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जावा का कंपाइलर सी और C++ के कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता है। जावा का कंपाइलर C++ कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर सवाल उठता है जावा का कंपाइलर फिर प्रोड्यूस क्या करता है? अगर वो मशीन कोड नहीं प्रोड्यूस करता है तो क्या वो प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता होगा? बिल्कुल करता है, 100% करता है। लेकिन जावा का कंपाइलर कभी मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करता। फिर क्वेश्चन उठता है फिर क्या करता है जावा का कंपाइलर? तो जावा का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एक तीसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इस तीसरे फॉर्मेट का नाम जावा की दुनिया में होता है बाइट कोड। इस शब्द को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, जिंदगी भर ये वर्ड आप पढ़ेंगे जब तक जावा से जुड़े रहेंगे। कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को पढ़ता है और उसे कन्वर्ट करता है तो कभी C++ की तरह मशीन कोड नहीं बनाता। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, बताइए जरा मशीन कोड क्या होता है? जल्दी बताइए, मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड वो होता है जो एक मशीन के लिए प्रोड्यूस करा जाए, जो एक पर्टिकुलर मशीन को टारगेट करके बनाया जाए। जैसे टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड बनाता है वो विंडोज के लिए बनाता है, यस और नो? बनाता है। LLVM जो मशीन कोड बनाता होगा वो मैक के लिए बनाता होगा, बताइए। LLVM जो मशीन कोड बनाता होगा वो मैक के लिए बनाता होगा। GCC जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता होगा वो प्रोड्यूस करता होगा लिनक्स के लिए। लेकिन जावा का कंपाइलर कहता है मैं मशीन कोड प्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मशीन कोड तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोड्यूस होता है और जावा मशीन कोड जनरेट नहीं करती है। अब सवाल आता है तो फिर जावा क्या जनरेट करती है? तो जवाब है जावा बाइट कोड जनरेट करती है। फिर अगला डाउट आता है क्या ये बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता होगा? जवाब है नहीं आता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को आज भी समझ में सिर्फ मशीन कोड ही आता है। तो फिर एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आएगा, सर फिर ये कोड रन कैसे होगा? अगर ये बाइट कोड बना भी है लेकिन विंडोज के समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे? तो यहां एंट्री होती है जावा के एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की, जो जावा के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। और इस दूसरे बेहद इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम जावा की दुनिया में होता है JVM। आई रिपीट, यहां एंट्री होती है जावा के एक बेहद पॉपुलर सॉफ्टवेयर की, जो जावा के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है JVM। इसका फुल फॉर्म मैं अभी लिख दे रहा हूं, मतलब समझाऊंगा आपको 10 मिनट बाद। अभी सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म रखा गया है J फॉर जावा, V फॉर वर्चुअल एंड M फॉर मशीन। ठीक है, क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर है। कब आता है आपके कंप्यूटर में? जब आप अपने कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, हाँ या ना? जल्दी। जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, यस।
कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। पहला कौन? पहला इंस्टॉल होता है कंपाइलर। दूसरा कौन? दूसरा इंस्टॉल होता है जेवीएम। अभी भी दिमाग में आपके डाउट रहना चाहिए, तो सर इससे क्या हो जाएगा? सुनिए क्या हो जाएगा। ये जेवीएम इस बाइट कोड को पढ़ता है और ये देखते हुए कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, इस बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके विंडोज तक पहुंचाता है। आई रिपीट, ये जेवीएम बाइट कोड को लेता है और इसे विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके एक एक इंस्ट्रक्शन को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके विंडोज तक पहुंचाता है। अभी भी आपको लगेगा तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये प्रोग्राम लिनक्स पे कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब इमेजिन करिए आपका कोई कस्टमर आता है और वो कहता है उसके पास लिनक्स है। आप उसको ये बाइट कोड बिल्कुल दे सकते हैं। बस उसको आपको एक छोटी सी बात बोलनी पड़ेगी कि तुम्हें अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जेवीएम। ये वाला जेवीएम क्या करता होगा? ये वो जेवीएम है जो लिनक्स के लिए बनाया गया है। तो ये क्या करेगा? ये आपके बाइट कोड को उठाएगा और लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो वो बाइट कोड जो विंडोज पे भी चल रहा था वो अब चलने लगेगा लिनक्स के ऊपर भी। ऐसे ही गेस करिए, आपका कोई तीसरा कस्टमर आता है, वो तीसरा कस्टमर कहता है उसके पास मैक है, क्या आप उसको ये बाइट कोड दे पाएंगे? जल्दी जवाब दीजिए। क्या आप उसको ये बाइट कोड सेल कर पाएंगे? आंसर मी, बिल्कुल कर पाएंगे। बस शर्त एक छोटी सी है, बस शर्त एक छोटी सी है। क्या शर्त है? इस बंदे के कंप्यूटर पे भी, इस पर्टिकुलर बंदे के कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन। अगर इसके कंप्यूटर पे भी जेवीएम इंस्टॉल्ड है तो गौर करिए, इसका जेवीएम आपके बाइट कोड को उठाएगा और अकॉर्डिंग टू मैक कर देगा कन्वर्ट। तो आप बताइए, आप एज अ डेवलपर प्रोग्राम के कितने वर्जन बनाएंगे? आपको कितनी बार सोर्स कोड लिखना पड़ा? आपको सोर्स कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार। आपको कितनी बार कंपाइल करना पड़ा? आपको कंपाइल करना पड़ेगा वो भी एक बार। लेकिन सोचिए आपका प्रोग्राम आप कितनी बार रन कर पाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। बस हर कंप्यूटर पे जहां पर ये रन होगा वहां पर अवेलेबल होना चाहिए एक जावा वर्चुअल मशीन। इसलिए आज आपको जावा की टैग लाइन बता के दे रहा हूं। शायद आपने सुनी होगी, लेकिन समझिए, अगर कोई कहता है जावा की टैग लाइन क्या है, तो जावा की टैग लाइन वोरा है। वोरा का मतलब क्या होता है? वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। यहां राइट वंस रन एनीवेयर कैसे अचीव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप ध्यान से समझिए। ऐसे अचीव हो रहा है कि आप सोर्स कोड लिख रहे हैं सिर्फ एक बार, कंपाइल कर रहे हैं उसे सिर्फ एक बार, बाइट कोड बन रहा है सिर्फ एक बार, लेकिन वो बाइट कोड हर उस प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जावा वर्चुअल मशीन। बताइए, बात समझ आई? आया समझ? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? राइट, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे क्या कहा था। अगर आपने ध्यान से सुना हो, ओपनिंग स्टेटमेंट तो मेरा था जावा को सिर्फ एक लैंग्वेज कहना जावा की पावर्स को कम कर देना है। कही थी ये बात मैंने, है ना? आप समझिए कैसे अपन कह रहे हैं जावा लैंग्वेज से कहीं ज्यादा है। जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, लैंग्वेज का काम सिर्फ कंपाइलेशन तक होता है। समझिएगा, लैंग्वेज सिर्फ कंपाइल करती है, लैंग्वेज कभी प्रोग्राम को रन नहीं करती है। आप मुझे बताइए, क्या जावा के साथ भी ऐसा है? क्या जावा सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करती है और रन करने में कोई रोल प्ले नहीं करती, या जावा रन करने में भी रोल प्ले करती है? बताइए, करती है रोल प्ले? 100% करती है। आप मानते हैं ये जेवीएम नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा? क्या कहते हैं आप? अगर ये जेवीएम नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, मानते हैं आप? बिल्कुल राइट। इसलिए जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपके प्रोग्राम को रन करने का भी काम करती है। और मैं नाम जावा का ले रहा हूं, बताइए जरा, रन कौन करता है? रन जावा नहीं करती है, रन जावा वर्चुअल मशीन करता है, जेवीएम करता है। तो आप मानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम पे डिपेंड कर रहा है? आप मानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर जेवीएम ना मिले तो वो बाइट कोड नहीं चला सकता, है ना? और जरा वापस चलो अपने फर्स्ट वाले डायग्राम पे, आप चलो वापस और मुझे बताओ, यहां पर विंडोज टर्बो कंपाइलर पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ है ये विंडोज के डायरेक्टली समझ में आएगा। ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ है
ये विंडोज के डायरेक्टली समझ में आएगा। इसका क्या सबूत है? सबूत है, कभी टाइम मिले तो कीजिएगा, आप सी में प्रोग्राम बनाना, सी में प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करना, उसकी ईएक्सी बन जाएगी, फिर आप अपना टर्बो कंपाइलर डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना अपने कंप्यूटर से, उस ईएक्सी को रोक लेना और आप देखना उस ईएक्सी को जब आप रन करोगे वो अभी भी एग्जीक्यूट होगी, बिना कंपाइलर के वो ईएक्सी रन होगी। क्योंकि वो ईएक्सी किस फॉर्म में, जल्दी बताइए, वो ईएक्सी किस फॉर्म में? मशीन कोड के फॉर्म में। और मशीन कोड किसके समझ में आता है? मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। जावा का कोड क्या मशीन कोड के फॉर्म में? नहीं है, जावा का कोड बाइट कोड के फॉर्म में। क्या बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को जेवीएम का सपोर्ट चाहिएगा। इसलिए जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, जावा एक पूरा प्लेटफॉर्म है, जावा एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल ही नहीं करती बल्कि वो आपके प्रोग्राम को रन करने का काम भी करती है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा सी में मेन होता है ना, सी में मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम रन होता है, राइट। मेन को कॉल कौन करता है सी में? मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, अगर आपने सी के बेसिक्स पढ़े हो तो। और अगर मैं आपसे जावा में पूछूंगा ना, जावा में मेन को कॉल कौन करता है, तो आप आज से ही जवाब रट लीजिए। जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, जावा में मेन को कॉल जेवीएम करता है, राइट। सी में आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस मिलती है, कौन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां कौन देता है? जावा देती है, जेवीएम देता है। कंपाइलर स्पेस देता नहीं है मुनीर, कंपाइलर डिसाइड करता है कितने बाइट की स्पेस मिलेगी। स्पेस एक्चुअल में तब अलॉट होती है जब प्रोग्राम रन होता है। यस और नो मुनीर? स्पेस तो तभी मिलेगी ना जब प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी में। तो सी के प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ओएस करता है, जावा के प्रोग्राम को मेमोरी में लोड जेवीएम करता है। यानी जितने काम सी सी प्लस प्लस में आप ओएस के नाम पे जानते थे वो सारे काम अब जावा में करने वाला है जावा वर्चुअल मशीन, वो सारे काम जेवीएम करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला जावा के प्रोग्राम को नहीं चला सकता जब तक उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर ना आए, और वो लेयर है अपने आप में जावा वर्चुअल मशीन। अब जरा आप इस फुल फॉर्म को रटिएगा मत, समझने की कोशिश करिए। यहां 3 शब्द दिए हुए हैं, जावा वर्चुअल मशीन, समझिएगा। सबसे पहले मुझे बताइए जावा मतलब क्या? ये तो हो गया लैंग्वेज का नाम, राइट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जावा लैंग्वेज की तरफ से आया है। मुझे बताइए वर्चुअल का सिंपल अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? वर्चुअल का सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है नॉट रियल। यही मतलब होता है ना वर्चुअल का, नॉट रियल, इमेजिनरी, दैट इज वर्चुअल, राइट। और आपने अभी अभी समझा मशीन का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू, यही होता है। आप समझिए इस फुल फॉर्म को। जेवीएम अपने आप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू नहीं है, मात्र एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। 150-200 MB का सॉफ्टवेयर है, आप देखिएगा ये। लेकिन ये 150-200 MB का सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है जैसे ही अपने आप में कंप्लीट प्लेटफॉर्म हो, जैसे ही अपने आप में कंप्लीट मशीन हो। है एक सॉफ्टवेयर लेकिन रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के बराबर। दैट इज वाई द वर्ड जावा वर्चुअल मशीन। यानी सीसी प्लस के प्रोग्राम को जो सर्विसेज ओएस देता है, जावा के प्रोग्राम को वो सर्विसेज देने का काम जेवीएम करता है। सीसी प्लस के प्रोग्राम जिस काम के लिए ओएस पे डिपेंड करते हैं, जावा का प्रोग्राम उस काम के लिए डिपेंड करता है ऑन जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम ही आपके प्रोग्राम को लोड करता है, जेवीएम ही आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस देता है, जेवीएम ही मेन से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। जावा में भी याद रखिएगा मेन होता है, सी में भी होता है ना मेन, और सबसे पहला फंक्शन होता है जो सी के प्रोग्राम में रन होता है। ऐसे जावा में भी मेन सबसे पहले रन होने वाला कोड होता है। लेकिन जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, जावा में मेन को कॉल करता है जावा वर्चुअल मशीन। अब आप बताइए, आप मानते हो जावा लैंग्वेज से कहीं ज्यादा है? खाली लैंग्वेज नहीं है। अगर जावा सिर्फ लैंग्वेज होती तो जावा में सिर्फ कंपाइलर होता, बट इट्स मोर देन अ लैंग्वेज, इट्स अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। इसलिए जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता है जावा प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब करो। बहुत कम जगहों पर आपको बोला जाएगा जावा लैंग्वेज को डिस्क्राइब करो। जावा इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज, बट इट्स मच मोर देन अ लैंग्वेज। और सीसी प्लस प्लस बस लैंग्वेज है, मानते हैं? सीसी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म नहीं हो सकती कभी, क्योंकि सीसी प्लस प्लस कोड कभी रन नहीं करती, रन करता है उनके लिए ओएस।
लेकिन जावा का कोड रन करता है JVM। आया समझ? आया? ठीक है। अब इतनी तारीफों के साथ जावा के एक ड्रॉबैक को भी डिस्कस करना जरूरी है। एक माइनस पॉइंट भी है इस पूरी स्टोरी में। क्या आपके पकड़ में आया? बल्कि दो माइनस पॉइंट हैं। सोचिए, जावा में दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक, जावा का प्रोग्राम बिना JVM के रन नहीं हो सकता। मानते हो? जावा का प्रोग्राम बिना JVM के रन नहीं हो सकता। यानी अगर आपने जावा में कोई गेम बनाया और किसी ने वो गेम इंटरनेट से डाउनलोड करा, तो वो उसके कंप्यूटर पे तब तक रन नहीं होगा जब तक वो बंदा अपने कंप्यूटर पे JVM इंस्टॉल ना कर ले। आपको एक मैसेज लिख के डालना पड़ेगा कि अगर ये प्रोग्राम रन करना है या ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे आपको चलाना है तो आपके कंप्यूटर पे JVM होना चाहिए। हालांकि टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये JVM फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका कस्टमर इसे यूज करना चाहता है तो वो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, उसे इसका कोई पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सोचिए, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। जबकि C++ में याद करिए, मेरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मेरे कस्टमर को कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा और मेरे कस्टमर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। अगर मेरे पास विंडोज है तो मेरे कस्टमर के पास भी विंडोज होना चाहिए, तो वह आराम से मेरे कोड की EXE को चला लेगा। लेकिन जावा में डिपेंडेंसी JVM पे आ जाती है। ड्रॉबैक नंबर 1। ड्रॉबैक नंबर 2 सुनिएगा गौर से। C++ में आपका प्रोग्राम सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना? आपका प्रोग्राम सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मैं बीच वाले कोड्स नहीं बोल रहा हूं। आपने बहुत अच्छे से सी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा, प्रोग्राम पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है, फिर प्री प्रोसेसर उसे भेजता है कंपाइलर के पास। वो सब हम कट शॉर्ट कर रहे हैं। हम सीधे कह रहे हैं अल्टीमेटली प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, यस और नो? तो जवाब है यस। जावा में मुझे बताइए, क्या प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है? नहीं, प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाद में फिर उसका फर्दर कन्वर्जन JVM करता है। यानी पकड़ने की कोशिश करिए, जावा में प्रोग्राम दो बार कन्वर्ट होता है ना, जावा में प्रोग्राम दो बार कन्वर्ट होता है ना। एक बार सोर्स कोड से बाइट कोड और एक बार बाइट कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में। तो आप मानते हो जावा की स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू C? आज भी जावा की स्पीड स्लो है। यानी अगर मैं आपसे कहूं, इतनी पुरानी होने के बावजूद C मार्केट में अभी भी यूज कैसे हो रही है? 42 साल मार्केट में आए हुए इसको हो गए हैं, अभी भी मार्केट में कैसे पॉपुलर है? तो आपका जवाब होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां स्पीड चाहिए, जहां हार्डवेयर इंटरेक्शन चाहिए, वहां जावा पाइथन सब फेल है। उन सब की जगह काम आती है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, उल्टा क्वेश्चन भी कंपनीज पूछती हैं, इंटरव्यू में पूछेंगी जावा का नेगेटिव पॉइंट बताइए, तो आप बोलेंगे दो नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 1, द कोड इन जावा इज ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटेबल व्हेन JVM is present. Without JVM, Java code cannot run. Number 2, speed of execution in Java is slow as compared to speed of execution in C program. कारण इसका समझ में आ रहा है क्या है? कारण इसका समझ में आ रहा है क्या है? जावा में प्रोग्राम दो बार कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, ये जो दो बार कन्वर्ट होता है, कौन कौन कन्वर्ट करता है इस प्रोग्राम को? जल्दी बोलिए, सबसे पहले प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है? सबसे पहले प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, सबसे पहले कंपाइलर कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर मशीन कोड बना देता है, हाँ के ना? नहीं, कोई मशीन कोड नहीं बनाता। जावा का कंपाइलर बनाता है बाइट कोड। अब सुनिए, जावा के स्लो होने का एक और रीजन बताता हूं। इसके बाद आपने सुना JVM बाइट कोड को उठाता है और प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करता है। सुना ना आपने ये बात? एक्चुअल में ये JVM नहीं करता है। ये जो बाइट कोड का कन्वर्जन है, ये जावा के अंदर का एक सॉफ्टवेयर करता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। इसका मतलब जावा में दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर JVM के बाहर होता है और इंटरप्रेटर JVM के अंदर होता है। कंपाइलर सोर्स कोड का बनाता है बाइट कोड, और बताइए इंटरप्रेटर क्या बनाता है? इंटरप्रेटर उस बाइट कोड का फर्दर कन्वर्जन करता है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप मानते हैं इंटरप्रेटर कंपाइलर से स्लो काम करता है? जानते हैं? मैं समझाता हूं, अगर आपने कभी सुना ना हो तो मैं बताता हूं आपको क्यों स्लो करता है काम। देखिए, सुनिए गौर से। इमेजिन करिए, ये आपके सामने एक इंग्लिश का पैराग्राफ है। इमेजिन करिए, ये मैंने इंग्लिश का एक पैरा आपके सामने लिखा है, सपोज करिए। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे इस पैरा में जो लिखा है उसे हिंदी में समझाओ। इस पैरा में जो तुमने लिखा है मुझे उसको हिंदी में समझाओ।
आप सोचिए, आप दो तरह से मुझे चीज समझा सकते हैं ना। एक तरीका, आप ये पूरा पैरा पढ़ लें, फिर आप मुझे इस पैरा का मतलब समझा दें कि सर इस पैरा में ये लिखा है। दूसरा तरीका, आप इसकी एक एक लाइन को पढ़ें और उसे हिंदी में कन्वर्ट करें, एक एक लाइन को पढ़ें, हिंदी में कन्वर्ट करें। आप बताइए समय किसमें ज्यादा लगेगा, पूरा पैरा एक ही बार में पढ़ के समझाने में या एक एक लाइन को कन्वर्ट करने में? एक एक लाइन को कन्वर्ट करने में। तो ये जो एक एक लाइन वाला स्टाइल है ना, ये स्टाइल इंटरप्रेटर का होता है, और पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देना, ये स्टाइल कंपाइलर का होता है। इसलिए स्पीड वाइज कौन बेटर है? स्पीड वाइज कौन बेटर है? स्पीड वाइज कंपाइलर बेटर है। और सी में याद करिए कंपाइलर ही होता है ना, सी में कोई इंटरप्रेटर तो नहीं होता, इसलिए सी स्पीड वाइज फास्ट है। जावा में कंपाइलर है, लेकिन जावा का कंपाइलर आधा पकाता है आपके खाने को। वो जो खाना है वो पूरा कुक्ड फूड नहीं होता है, वो सेमी कुक्ड फूड होता है, फिर उसे पूरी तरह से कुक इंटरप्रेटर करता है। और जब फूड दो बार कुक होता है तो कुक होने में उसको टाइम लगता है, इसलिए स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जावा इज स्लो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, राइट। लेकिन दुनिया में हर जगह स्पीड नहीं चाहिए होती। अगर कहीं पे आपका प्रोग्राम कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल रहा है, भले ही चलने में 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड लग जाए, तो भी कोई नुकसान नहीं है। 1 सेकंड का गैप बहुत मैटर नहीं करता एक ह्यूमन बीइंग के लिए। आप मानते हैं अगर वेबसाइट ओपन होने में ब्राउजर 1 सेकंड से ज्यादा समय ले रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, 1.5 घंटा ले रहा है तब जरूर फर्क पड़ेगा। इतनी पेशेंस यूजर रख लेता है। इसलिए आज जावा मार्केट में इतनी पॉपुलर है क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशंस जावा में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, जबकि उनका सोर्स कोड कितनी बार लिखा गया होगा? उनका सोर्स कोड लिखा गया है सिर्फ एक बार। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है व्हाट्सएप। जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है, दैट इज बेसिकली ओरिजिनली डेवलप यूजिंग जावा। ट्रू कॉलर जो काम कर रहा है, दैट इज बेसिकली डेवलप यूजिंग जावा। ये सब जावा के प्रोडक्ट्स हैं, जावा के सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा लैंग्वेज में करे गए हैं डिजाइन। गॉट द पॉइंट? Yes, interpreter is for converting byte code according to machine code, and compiler is for converting source code into byte code. Let me show you a diagram. आप डायग्राम देखो, आप मेरी बात को और बेटर समझोगे। Now this is Java's code. समझिए, अब ये डायग्राम को समझिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो है हमारा सोर्स कोड जो हम लिख रहे हैं एज अ प्रोग्रामर। कितनी बार लिखा सोर्स कोड बताइए? सोर्स कोड कितनी बार लिखा? एक बार। कंपाइल कितनी बार करा? एक बार। बाइट कोड कितनी बार बना? एक बार। अब ये बाइट कोड जब जाएगा विंडोज पे तो विंडोज वाला जेवीएम बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू विंडोज समझेगा। लिनक्स वाला जेवीएम, उबंटू लिनक्स का फ्लेवर है, जानते हैं ना, मैं बोल लिनक्स रहा हूं लेकिन यहां उबंटू लिखा हुआ है। उबंटू इज अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स। तो उबंटू का जेवीएम बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू उबंटू चेंज करेगा, और मैक का जेवीएम इस बाइट कोड को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू मैक। यानी यहां पर बैठे हुए हैं इंटरप्रेटर्स जो जेवीएम के साथ हैं और आपके बाइट कोड को करते हैं कन्वर्ट। बिल्कुल 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 निशिका, आपके मोबाइल के अंदर जेवीएम नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर डीवीएम है। डीवीएम का फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन, राइट। अगर आपका थोड़ा पुराना मोबाइल है, और अगर लेटेस्ट मोबाइल है तो इस डीवीएम सॉफ्टवेयर का नाम भी चेंज हो गया है। Got it? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके मोबाइल में एक वीएम जरूर होगा, वो वीएम इस बाइट कोड को उठाएगा और मोबाइल के हिसाब से करेगा कन्वर्ट। बस मोबाइल में अगर आप जानते हो तो बाइट कोड नहीं बनता है। मोबाइल में जब हम मोबाइल ऐप कंपाइल करते हैं तो एपीके फाइल्स बनती हैं। ये एपीके फाइल जाती हैं डीवीएम के पास, और ये इसे अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन मोबाइल कन्वर्ट कर देता है। हुआ क्लियर? बात समझ आई सबको? पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं मुनीर, ये इंटरप्रेटर सबके अलग अलग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कैच करा। जेवीएम फॉर विंडोज इज डिफरेंट देन जेवीएम फॉर उबंटू, एंड दैट इज अगेन डिफरेंट देन जेवीएम फॉर मैक। आ रही है बात समझ? हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम अलग बनाया गया है, राइट। तो दुनिया में अगर 50 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 50 जेवीएम होंगे। अगर मैं मान लूं दुनिया में 50 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 50 जेवीएम्स बनाए होंगे जावा ने, राइट। तो जेवीएम इज डिफरेंट फॉर एवरी ओएस व्हाइल कंपाइलर इज नॉट डिफरेंट। गेटिंग द पॉइंट? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को?
ठीक है, तो ये है जेवीएम के बारे में। चलिए अब जो आज आपने पढ़ा उसकी छोटी सी क्विज, जरा फटाफट आंसर दीजिए। जेवीएम आपके हिसाब से इन चार में से क्या करता है? जल्दी बताइए, ए बी सी डी, कौन सा आंसर करेक्ट है? एवरीवन प्लीज इंटरैक्ट। व्हाट डज जेवीएम डू? वेरी गुड, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। जेवीएम कन्वर्ट करता है बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या जावा का कंपाइलर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता होगा? नहीं, जावा का कंपाइलर सबके लिए सेम है। सोचिए, कंपाइलर बाइट कोड तो सेम ही बनाता होगा ना, कंपाइलर बाइट कोड तो सेम ही बनाता होगा ना, तो आंसर इज फॉल्स। जेवीएम सबके लिए अलग है बट कंपाइलर इज सेम। जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, yes or no? JVM for every platform is different, 100%. For every platform, there is a different JVM. A different JVM for Windows, a different JVM for Linux and so on. Right? अब आते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आ गई हैं, उस बीच में जावा कहाँ स्टैंड कर रही है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जावा की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, पाइथन जावा को कंपटीशन दे रही है। बिल्कुल सही बात है, और कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो हम जैसे कस्टमर्स को बहुत फायदा होता है, हमें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे फीचर्स लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। तो ये आपको 2020 की रैंकिंग में दिखा रहा हूं। आज भी नोटिस करिए, जावा मार्केट में नंबर 1 स्लॉट पे है। मैं नहीं कह रहा हूं पाइथन कहीं पीछे है, पाइथन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो पाइथन में हो रही है। लेकिन आज भी अगर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज में बन रहे हैं तो वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपके सामने लिंक दिया हुआ है, स्लाइड में ग्रुप में डाल दूंगा, आप इस लिंक पे जाकर इस रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। ये 2020 की रैंकिंग है जो ये बता रही है जावा आज भी नंबर 1 स्लॉट पे अवेलेबल है। बट हाँ, आने वाले 5-7 सालों में इस नंबर 1 स्लॉट पे जावा पाइथन दोनों हो सकती हैं, या हो सकता है जावा नंबर 2 स्लॉट पे आ जाए। ऐसा नहीं है रेस से कहीं बाहर होने वाली है जावा। जावा 22 सालों से मार्केट में है, आगे भी देखिए, बल्कि 22 भी कम बोल रहा हूं। जावा 1996 से बनी हुई है, आज 2020 चल रहा है, जावा को आए हुए 24 साल हो गए। 24 साल से जावा को टॉप 10 से कोई बाहर नहीं कर पाया, और पिछले 2-3 सालों से जावा नंबर 1 स्लॉट पे कायम है, और ये वो रैंकिंग है जो आपके सामने आ रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है सबसे ज्यादा ग्रो कौन सी लैंग्वेज कर रही है। तो अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ग्रोथ सबसे ज्यादा पाइथन की मिल रही है। पाइथन पे 29% ग्रोथ है, जावा की ग्रोथ 19 के आसपास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जावा मार्केट में कहीं कम है, जावा मार्केट में अभी भी नंबर 1 स्लॉट के ऊपर अवेलेबल है। राइट? ये है आपके सामने यूट्यूब का वीडियो। इस वीडियो को अगर आप देखें तो आप समझेंगे जावा मार्केट में किस तरह से प्रिवेल करती है। मैं थोड़ा सा वीडियो आपके सामने प्ले करता हूं ताकि आप समझो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ जावा, और आप बताइएगा साउंड आ रहा है कि नहीं आपको। आई हैव टू चेक द साउंड ऑल्सो। आप चेक करिए। गॉट द पॉइंट? आज भी 2020 पे भी ये ग्रोथ था पूरा, जब से जावा बनी है तब से लेकर वो किस किस रैंक पे गई, और ये वीडियो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जावा अभी भी मार्केट में फिलहाल आज की तारीख में देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पे अवेलेबल है। आया समझ? आगे बढ़े। ठीक है, अब मार्केट में कितने डिवाइसेस ऐसे हैं जो आज भी जावा पे काम कर रहे हैं? तो अगर हम जावा बनाने वाली कंपनी की बात पे यकीन करें, विश्वास करें, जो ऑब्वियस सी बात है करने लायक है, तो ओरेकल का क्लेम है कि मार्केट में आज 3 बिलियन डिवाइसेस हैं जो जावा पे काम कर रहे हैं। 3 बिलियन मतलब 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो कितने करोड़ डिवाइसेस आज जावा पे रन हो रहे हैं? कितने करोड़ डिवाइसेस आज जावा पे रन हो रहे हैं? 300 करोड़ डिवाइसेस इन द मार्केट आर रनिंग ऑन जावा प्लेटफॉर्म, और 1 बिलियन डाउनलोड्स हर साल जावा के होते हैं।
यानी 1 बिलियन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो जावा डाउनलोड करते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स में लैपटॉप्स भी हैं, राउटर्स भी हैं, हर तरीके का डिवाइस है, मोबाइल्स भी हैं जिसपे जावा की एप्लीकेशंस रन होनी है। दिस इज द पावर, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ जावा। ये है कई तरह की एप्लीकेशंस जो जावा लैंग्वेज में डेवलप की जा सकती हैं। जावा में वी कैन डेवलप बिजनेस एप्स, जावा में हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। दुनिया की कई पॉपुलर वेबसाइट्स जावा में डेवलप्ड हैं। जैसे मुझे बताइए, दुनिया में एक बेहद पॉपुलर और शायद सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? Amazon नहीं है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है, Alibaba.com। सुना है आपने नाम इसका? जैक मा जिसके ओनर हैं, चाइनीज कंपनी जो है। Alibaba.com की पूरी वेबसाइट डेवलप करी गई है यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंडिया का सबसे पॉपुलर बैंक, एसबीआई की पूरी वेबसाइट डेवलप करी गई है यूजिंग जावा। वो जो योनो आप यूज करते हैं ना, दैट योनो और एसबीआई वेबसाइट, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ जावा। तो जावा वेब में है, जावा बिजनेस एप्लीकेशंस में है, जावा में आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मिलेंगी, जावा के अंदर आपको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस मिलेंगी। मैक्सिमम एप्स मार्केट में अगर आप देखें, दे आर डेवलप्ड इन जावा। इनफैक्ट मोबाइल फोन में भी 2017 तक सिर्फ जावा में काम होता था। 2017 के बाद से गूगल ने कॉटलिन को सपोर्ट करा, और अब आज की तारीख में तो आपके पास कॉटलिन के अलावा डार्ट भी एक लैंग्वेज है जिसमें आप मोबाइल एप्स बना सकते हैं। डार्ट के अलावा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को भी यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं। बट स्टिल जावा इटसेल्फ इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस अगर मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनानी है। तो ये जावा की पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। इस लेवल पे मार्केट में जावा सस्टेन करती है। आ रही है बात समझ में मेरी? गेटिंग द पॉइंट, राइट? चलिए अब मैं आपको कोर्स की आउटलाइन दे दूं। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ, समझ में आया मार्केट में जावा कहां कहां लग रही है? हुआ क्लियर? जावा की पॉपुलैरिटी के रीजन समझ में आए? वेरी गुड। और अभी सिर्फ एक रीजन पढ़ाया मैंने आपको। अगला लेक्चर ढेर सारे और फीचर्स आपको जावा के बताएगा जो जावा को इतना इतना पॉपुलर प्रोग्रामर्स के बीच में करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इस कोर्स में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं। जैसा आपको पता होगा, जावा के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज कोर जावा। कोर जावा हमारे इस पर्टिकुलर सिलेबस या कोर्स का नाम है। ये मैंने आउटलाइन दी है, याद रखिएगा ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें गिनने बैठेंगे तो 18 टॉपिक तो यही है। इन 18 टॉपिक के अलावा कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे। तो ये सारा कोर्स हम लोग कवर करेंगे, इंक्लूडिंग न्यू फीचर्स ऑफ जावा, जो जावा में आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि जावा का अभी जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में है वो 17 मार्च 2000 को आया है। 17 मार्च 2000 को जावा का 2020 को जावा का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। और जावा हर 6 महीने में अपग्रेड होती है। रिमेंबर दिस, हर 6 महीने में जावा का अगला वर्जन आएगा। तो बताइए अगला वर्जन कब आ रहा है? आप खुद मैथ्स करिए, जावा का अगला वर्जन कब आ रहा है? इसी साल सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में जावा का अगला वर्जन प्लान्ड है, राइट? फिर उसके बाद अगला वर्जन कब आएगा? मार्च 2021 में। ऐसे हर 6 महीने में जावा का नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल होगा, और हम उस वर्जन के जो फीचर्स होंगे, जो काफी पॉपुलर फीचर्स होंगे, वो सारे फीचर्स कवर अप करेंगे, राइट? सो दिस इज द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर। बैच का शेड्यूल, सर इनके बैच का शेड्यूल बता दीजिए। परम जी सर। हाँ बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। चलिए अब एक चीज ध्यान सुन लीजिए, आप लोग का बैच मंडे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपका बैच चला करेगा टीटीएस के स्लॉट पे। टीटीएस में 6 to 7 चला करेगा आपका बैच। 6 to 7 है कि 7 to 8 है? 6 to 7 तो पाइथन है। 6 to 7 पाइथन, ठीक। रुको सर मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अभी आप छोड़ रहे कि मैं पढ़ा रहे हैं? अभी हो गया, बस हो गया मेरा। ठीक है, फिर कल 7 o'clock रख लीजिए सर इसको। हाँ कल अब कल आपकी हेलो बोलिए सर, बोलिए। कल 7 से 8 रहेगा आपका बैच, 7 to 8 रहेगा टीटीएस के स्लॉट पे। टीटीएस और इनका एक डे बढ़ा सकते हैं, संडे अभी नहीं, 15 सितंबर के बाद बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, जब C++ इनकी खत्म होने चालू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद बढ़ाएंगे एक डेज और अपन। ठीक है।
हाँ जी, अभी इनका रहेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 to हाँ 8। जी, 7 to 8। ठीक है। तो ये क्लास कल भी है इनकी फिर। हाँ, और बाकी आगे फीस वगैरह बताते हैं, मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, हम्म, चलिए अब एक चीज सुन लीजिए। आप लोग की जो फीस है, ऐसे तो आप जानते ही हैं, सब लोग यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ की जो फीस होती है वो होती है 3500। लेकिन आप लोग अगर 5 सितंबर से पहले पे कर देते हैं तो आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 3000। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक कोर्स की फीस लेते हैं तो 3000 है। अगर कंबाइंड फीस देते हैं जैसे कोर जावा, एडवांस जावा की, तो 5500 है। पाइथन के साथ करते हैं तो भी 5500 है, और सिंगल करते हैं तो 3000 है। और ये ऑफर सिर्फ 5 सितंबर तक ही है, तो याद से 5 सितंबर तक उसके पहले अपनी फीस पे कर दीजिए, नहीं तो ऑफर ये खत्म कर दिया जाएगा फिर ये। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मुनीब, जावा नहीं, आपको एंड्रॉइड पे काम करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड यूज करना पड़ेगा मोबाइल एप्स के लिए, लैंग्वेज जावा ही रहेगी। ओके, ये जो आप कोर जावा पढ़ रहे हैं यही जावा एंड्रॉइड के लिए यूज होगी। बस आपको एंड्रॉइड पे काम करना पड़ेगा और एंड्रॉइड से रिलेटेड लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम रहेंगे। ओके, व्हाट इज कोर जावा एंड एडवांस जावा, प्रिंस में बताऊंगा। अगले लेक्चर में हम जावा के एडिशंस पढ़ेंगे। आप देखिए स्लाइड में अगले लेक्चर के टाइटल्स डले हुए हैं। जब मैं आपको जावा के एडिशंस पढ़ाऊंगा ना अगले लेक्चर में, जरूर बात करेंगे कोर जावा क्या है और एडवांस जावा क्या है। ये पॉइंट आने दीजिए, विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, राइट? कल है 1 सितंबर, तो नेक्स्ट क्लास आपकी है 1 सितंबर 7 PM। ओके, तो कल आपको 7 PM आना है। कल लेते हैं जावा का सेकंड लेक्चर। बिल्कुल आकाश, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, 15 के बाद अपन बढ़ा देंगे, ठीक है? हाँ, प्रोजेक्ट भी है ना, प्रोजेक्ट कोर्स के बाद ही तो होगा, स्लाइड में लिखा तो था, आपने पढ़ा नहीं शायद, लास्ट में पढ़िए। ये सारा कोर्स कंटेंट कवर होने के बाद आप इसी कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट भी करेंगे, रिमेंबर दैट। बस ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं पर्पल में, ये प्रोजेक्ट के अंदर करा जाएगा। जितना ब्लैक में दिख रहा है वो मेन कोर्स है, जो पर्पल में आपको दिख रहा है वो हम प्रोजेक्ट के दौरान करेंगे। फाइन, ओके, चलिए मिलते हैं कल इवनिंग 7 o'clock। बाय बाय, टेक केयर।